हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लाए हैं राजस्थान एनएमएमएस का एग्ज़ाम जो 15 जनवरी 2023 को होने वाला है। इस बार होने वाला था 17 नवंबर को, वो कैंसिल हो चुका था। तो आज देखो, पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसके क्या क्या टॉपिक होते हैं। इसमें ना आपके रीजनिंग आती है, ठीक है, विज्ञान आती है यानी कि साइंस आती है, सामाजिक विज्ञान भी आती है और गणित भी आती है, ठीक है। ये आपके 4 टॉपिक आते हैं। जिसमें रीजनिंग का होता है उसको मैट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी। और जो सेट होता है ये इसमें विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, मैथ्स के, इन सब के प्रश्न होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 15 जनवरी 2023 के एनएमएमएस के एग्ज़ाम्स के पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। रबी फसल का उदाहरण है। रबी 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 की कौन सी फसल है इसमें भाई? रबी की फसल है गेहूँ, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आपको ये बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। और जाइलम ना जल का परिवहन करता है, ध्यान रखना, जल का परिवहन। ये जड़ों से ऊपर की ओर जाता है और जो खाद्य पदार्थ है वो पत्तियों से जड़ों तक आते हैं, ठीक है। रक्त के छनन की विधि को क्या कहते हैं? अपोहन, ठीक है। प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? इसमें अपने कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है ये बताना। ये ना स्वपरागण प्रक्रिया दर्शाई गई है इसमें। ये देखो, इसमें ये जो अंडाणु शुक्राणु होते हैं इन्हीं के तो ये स्वपरागण होते हैं, ठीक है। ये निषेचन इनका स्वयं ही होता है, किसी और पेड़ पौधे के द्वारा नहीं होता। जैसे इधर भी मान लो एक फूल हो, ठीक है, तो उस फूल का यदि शुक्राणु अंडाणु इसमें जाए तो मान लो वो पर परागण होता है, ठीक है। वो स्वपरागण नहीं होता। स्वपरागण होता है यदि खुद के पौधे में ही हो, तो खुद के पौधे में ही क्या हो, निषेचन हो तो, ठीक है। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? लाइकेन में भाई शैवाल, कवक। लाइकेन में इन जीवों की क्या होती है? भागीदारी होती है। शैवाल और कवक की भागीदारी होती है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं भाई? कृत्रिम रेशा कहते हैं रेयॉन को, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ये थोड़े प्रश्न दिख नहीं रहे हैं। रक्त परिसंचरण की खोज की विलियम हार्वे ने, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बोल के बता रहा हूँ तो आप इससे ध्यान रख लेना। हिमकारी मिश्रण, हिमकारी मिश्रण क्या है भाई? बर्फ और नमक को हिमकारी मिश्रण कहते हैं। फिनोल्फ्थेलिन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? फिनोल्फ्थेलिन क्षारीय माध्यम में भाई गुलाबी रंग देता है, हमेशा ध्यान रखना। आप 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उस केमिस्ट्री में ये एक माध्यम होता है जो ये बताता है कि ये माध्यम क्षारीय है या अम्लीय है। यदि क्षारीय होगा तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। श्वेत दहन का उदाहरण है, श्वेत दहन का उदाहरण है कार्बन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। कौन से विकल्प का मिलान सही नहीं है? ठीक है, इसमें देखो, इसमें कॉलम ए में दिया हुआ है, ए में कार्बन मोनोऑक्साइड्स और उनके आगे नाम है कि इनको, जैसे जल है, जल को क्या कहते हैं? नमक है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रकार ये है। चल, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहते हैं भाई, सही है।
जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। ये गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 विद्युत लेपन। देखो इसमें ना आपके जो NMMS में है ना, वो ज़्यादा हार्ड पेपर तो नहीं आने वाला। इसमें आपके 6ठी क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के जो भी सामाजिक के, विज्ञान के या सामाजिक विज्ञान के और मैथ के जो प्रश्न है ना, ज़्यादा वही आते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप 6ठी क्लास पास करके आए हुए, 7वीं क्लास भी आपने पास करी हुई है और 8वीं में अब हो आप। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने बता दिया था, इसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आंवले में अम्ल पाया जाता है। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो देखो इससे संबंधित मैं आपको और प्रश्न बता देता हूँ। कोई भी खट्टी चीज़ होती है ना, खट्टी, ये विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया। इस प्रकार की लगभग खट्टी चीज़ों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? ऑस्ट्रेड। ठीक है, ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड नहीं, ओसेटेड। ठीक है, ओस्टेड, ओसेटेड, ये ध्यान रखना, ये होता है ऐसे। ऑस्टेड। ठीक है, मुकुलन पाया जाता है। भाई मुकुलन किस में पाया जाता है? मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? चक्रवात आते हैं जो भी अपने, उसको जापान में क्या कहते हैं? टाइफून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग, जो लोहे पर जंग लगती है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये ध्यान रखना। तो जंग का रासायनिक नाम क्या होगा इसमें? Fe2O3। ठीक है, ये फेरस, ये ऑक्सीजन। ठीक है, फेरस के 2 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु। ठीक है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है भाई? गिल्स से। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है भाई? अमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक है, ये HCl, अमाशय HCl को स्रावित करता है, जो कि हमारे भोजन को, जो भी क्षारीय माध्यम हो तो मतलब विषाक्त नहीं बनने देता ये पेट में। ठीक है, उसको आराम से पाचन हो जाए, इसलिए उसको अम्लीय बना देता है। 110 हो गया। क्वेश्चन नंबर 111, हरित गैसें, हरित ग्रह गैसें हैं भाई। हरित ग्रह कौन सी गैसें हैं जो हरित ग्रह प्रभाव को दर्शाती है? आपने पढ़ा होगा हरित ग्रह प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हरित ग्रह गैसें कौन सी है भाई? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों है, ये हरी गैसें हैं, हरित ग्रह गैसें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है भाई? कौन सी हड्डी है जो हाथ से संबंधित है? ह्यूमरस। ठीक है, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। अंडाशय से क्या विकसित होता है भाई? फल। ठीक है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना। कागज का जलना ये भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जंग पर लगना, यानी कि भौतिक परिवर्तन वो हैं जिसमें प्रक्रिया सिर्फ एक बारी होती है। यानी मान लो कागज जल गया ना, तो वो जले हुए कागज के टुकड़ों से वापस आप कागज नहीं बना सकते। दूध से यदि दही बन गया तो दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। पर मोम है, मोम पिघलती है, उसको वापस आप जमा सकते हो। मोम को मतलब आप मोम जैसे पहले पिघल गई तो आप उसको वापस ठंडा करके उसको पक्का कर सकते हो मोम को। ठीक है, वापस वो मोम बन जाती है। कमरे के ताप पर, नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है भाई?
अधातु पूछ रहा है, इसने धातु भी होती है और अधातु भी होती है, तो इसमें होगा पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो, किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब ये कह रहा है कि किसी कोशिका से या अन्य कोई भी जीवित भाग, ठीक है, अथवा संपूर्ण जीव की यदि आपको कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर होगा 2, क्लोनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है भाई? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। और थर्मोप्लास्टिक पीवीसी, पॉलीथीन, ठीक है, पीईटी, ये ध्यान रखना। मेलामाइन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण, ये आप और पढ़ के चले जाना, अपनी किताब में, आपकी किताब में दिया हुआ होगा विज्ञान के। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें भाई 118 में देखो, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। शेर की दाढ़ का तारतम्य अधिक होता है। भाई ये गलत है, शेर की दाढ़ का तारतम्य अधिक नहीं होता, ठीक है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या होगा? गलत होगा। वैसे ऑप्शन नंबर 3 सही है इस सवाल के माध्यम से, मतलब निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। वैसे ये वाक्य है ना, वो सही नहीं है, ये वाक्य सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? भाई इसमें कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना, ये क्या है? घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो घर्षण कम करने वाली है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, तो पहले आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि और वरुण, अरुण। ठीक है, लास्ट में आते हैं वो, ध्यान रखना। मंगल के बाद में क्या आता है? बृहस्पति आता है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, और फिर शनि आता है। प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है। भाई जो अपने प्रकृति में, मतलब जमीन में दबे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके लिए क्या आवश्यक, मतलब नीचे ज़मीन में ही तो पेट्रोल होता है, कच्चा माल पेट्रोल का उससे ही निकाला जाता है ज़मीन से। तो इसमें ये बताओ कि ज़मीन में मतलब उनको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आवश्यकता किस चीज़ की नहीं होती, होती है वो तो हमें पता है भाई। देखो, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। उच्च दाब तो वैसे हो गया कि भाई ज़मीन का भी वैसे हो गया और ऊपर से दबाव पड़ता है, ठीक है, उच्च ताप तो होता ही है, ठीक है, तभी वो गलते हैं। और जल की उपस्थिति है ना भाई, ये पेट्रोलियम निर्माण में आवश्यक नहीं है। वायु की अनुपस्थिति, ठीक है, वायु तो अनुपस्थित रहता ही नहीं है। आप ज़मीन में भाई दब जाओ, ऊपर आप माटी गिरोगे तो भी मान लो क्या है कि आप सांस रुक जाएगी आपकी, मर जाओगे आप। इसलिए ज़मीन में तो वैसे वायु अनुपस्थिति होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ना ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, जल की उपस्थिति, ये आवश्यक नहीं है और सभी आवश्यक हैं। तड़ित झंझा के समय ये करें। तड़ित झंझा मतलब बिजली कड़कना, ठीक है, बिजली कड़कती है तो उसको तड़ित झंझा कहते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको? उसमें ना यदि वन में है ना, तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले, ध्यान रखना, बड़े वृक्ष पर शरण मत लेना, क्या पता उस पर ही बिजली आके पड़ जाए। ज़मीन पर भी मत लेटना, छाता लेकर चले, खुले मैदान में बैठें, ठीक है, यदि वन में है तो ये ध्यान रखना। खुले मैदान में तो आपको चलो बैठना है, यदि वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले, ये ध्यान रखें। न्यूटन की डिस्क है वो किससे संबंधित है? न्यूटन की डिस्क देखो आप, वो डीवीडी प्लेयर में आती है ना, कैसेट बोलते हो जिसे आप, वही न्यूटन की डिस्क होती है, जिसमें यहाँ पर होल होता है बीच में, और इधर आप यदि सूरज की रोशनी में जाओगे तो अलग अलग रंग क्या करते हैं? बिखेरते हैं। तो वो प्रकाश के 7 रंग से संबंधित है, ठीक है, चलिए
भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है भाई? भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा। ठीक है। मीटर प्रति सेकंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। देखो ये मीटर और ये है ना, ये प्रति, इसका मतलब ये हो गया मीटर बटा सेकंड, जिसे हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। यानी कि मीटर के आगे कुछ नहीं है, 1 मीटर है और 1 सेकंड है। इसका मतलब 1 मीटर की यदि आपको जाना है ना, तो ये 1 सेकंड में दूरी तय करेगा। समझ। तो ये किसका मात्रक है भाई? ये मात्रक है चाल का। नहीं, चाल का कैसे होगा? दूरी का मात्रक है ये, मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था विज्ञान के भी आएंगे, सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न आ गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है भाई, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। मतलब ये हम इससे बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। पेट्रोलियम ख़त्म होता है, कोयला भी एक बार यूज़ में लेने ख़त्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस ये भी यूज़ में एक बार लेने के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पवन ऊर्जा है नवीकरणीय। जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है भाई? सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वेदिका कृषि। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीव्र ढालों पर। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। ठीक है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत एक परमाणु ऊर्जा है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मैंने ये बता दिया था आपको। इसमें क्या आएगा, क्या बताया था? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है भाई? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है कितना है? ऑप्शन नंबर 1 382 सही है। सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है भाई? सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवन का उदाहरण क्या है भाई? चिनूक। स्थानीय पवन का उदाहरण क्या है? चिनूक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में भाई क्या कहा जाता है? चक्रवात आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उष्ण कटिबंधीय। तो उस चक्रवातों को अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भाई क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के। वॉन झील स्थित है भाई। वॉन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भाई? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये सदस्य वो होते हैं जिन्हें मान लो साहित्य पुरस्कार मिला हो या कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में हो। ठीक है, ये स्वयं से चुनता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनता है। नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से मिलता है भाई? अनुच्छेद 21 से मिलता है। चलिए सवाल नंबर। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है भाई? 200 है। राजस्थान में विधानसभा में 200 है।
राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है भाई, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य सरकार का। निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? संसद का अंग नहीं है भाई। राज्यपाल, क्योंकि लोकसभा है, राज्यसभा है, ये संसद का अंग है, और राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से ही क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 52.12%। ठीक है, राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राज्यपाल पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है भाई, कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से दक्षिणी भारत का प्रमुख राजवंश कौन था भाई? चोल वंश था। दक्षिणी भारत की बात कर रहा है, जैसे ये अपने ये भारत है, तो इस प्रकार ये गुजरात, तो ये दक्षिणी भारत है ना, इस साइड कौन सा वंश था भाई? चोल वंश था। ठीक है। कान्नड़ देव शासक था भाई, कहाँ का शासक था कान्नड़ देव? जालोर का शासक था, ध्यान रखना। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ। सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? सेना का पीछे का भाग, और सेना का जो आगे का भाग होता है वो होता है चंदावल। ठीक है, यानी कि जो सेनाओं की टुकड़ी होती है, जैसे मानो ये सेना है, ठीक है, जो सेना पीछे खड़ी है ना वो तो है हरावल दस्ता, और जो आगे खड़ी है ना वो है चंदावल। ठीक है, 2 दस्ता होता है, ध्यान रखना। गागरान दुर्ग कहाँ स्थित है भाई? झालावाड़ में गागरान दुर्ग स्थित है। ठीक है। राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की, राम सनेही संप्रदाय की स्थापना भाई किसने की? संत रामचरण जी ने। ठीक है। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी मंदिर स्थित है दौसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 154 प्रश्न। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है भाई? चैतन्य महाप्रभु का संबंध है बंगाल से। चैतन्य महाप्रभु है ना, बंगाल से बिलोंग करते थे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। विलय की नीति अपनाई गई, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई। 157। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी भाई, कब लागू की गई थी? 1793 में लागू की गई थी, ध्यान रखना इन प्रश्नों को। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई भाई? कलकत्ता में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में। ठीक है। पटवों की हवेली कहाँ है भाई? जैसलमेर में। पटवों की हवेली जैसलमेर में है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारे सामाजिक विज्ञान के हो गए। अब हमारे आएंगे गणित के प्रश्न। ठीक है, तो इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा साथ में। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 15 जनवरी 2022 को NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? -13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/13। देखो, यदि वो योज्य प्रतिलोम पूछे ना, योज्य प्रतिलोम, तो आपको ये माइनस हटा देना है। ठीक है, माइनस हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और यदि आपको वो गुणात्मक प्रतिलोम पूछे ना, तो आपको 13 को चेंज कर देना है, यानी कि 13 को नीचे 1/13 कर देना है। माइनस का चिन्ह तो रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। ये कह रहा है यदि x = 2 हो तो 4x - 3 + 6 का मान क्या होगा? तो देखो, आप x की जगह 2 रख दो। ठीक है, चलो अब हम रख दें।
4, फिर x की जगह 2 रखा, -3 + 6। तो हमने इसको सॉल्व किया, 2 में से -3 कितना बचा भाई, माइनस का 1 बचा, क्योंकि 3 बड़ी संख्या है और माइनस का 3 में ज़्यादा है, ठीक है, 2 प्लस का है, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ भाई, माइनस का 3, तो -1 बचा। -1 को 4 से गुणा करो, -1 को 4 से गुणा करोगे तो -4 आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको आगे कर देता हूँ थोड़ा और। ठीक है, तो देखो ये बचता है यहाँ पर -4 और +6। अब देखो 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे भाई, 2 बचेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो भाई संकेत इसका, यानी ये संकेत दिया हुआ है, का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है वर्गमूल के लिए, ठीक है। जैसे हम नहीं कहते हैं 25 का भाई वर्गमूल निकालो तो आपको क्या कहते हो, 5 आएगा, ठीक है। और वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जैसे 5 का वर्ग, यानी कि 2 लग जाना, स्क्वायर बोलते हैं जिसे हम। और घन क्या होता है, क्यूब होता है। यदि घन का चिन्ह होता ना तो यहाँ पर 3 लिखा होता है, ये ध्यान रखना। यदि मान लो घन होता, जैसे ये तो अब वर्गमूल है, यदि आपको घनमूल बनाना है तो इधर 3 लिख दो, ये क्या हो जाएगा, ये घनमूल बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें इस संकेत का क्या चिन्ह, वर्गमूल, ठीक है। वक्र 164वां सवाल है, इसमें वक्र है जो बहुभुज नहीं है, यानी कि बहुभुज नहीं मतलब बहुत भुजाएं होती हैं उनके, पर इसमें दिया हुआ है कि वो बहुभुज नहीं है, ठीक है, बहुभुज नहीं है। तो देख लेते हैं भाई, देखो इसके चारों भुजाएं हैं, इसके भी भुजाएं हैं, ठीक है, इसके भी सभी भुजाएं हैं, ये देखो ये भुजाएं हैं सभी, पर इसमें भाई ये क्या दिया हुआ है, ये बाहर क्यों निकले हुए हैं, ये बहुभुज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, दिए गए चित्र में एक्स नॉर का, यानी कि एक्स नॉर नहीं है, ये एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री नाम दिया हुआ है। जैसे हम 45 डिग्री, 65 डिग्री, तो 45 की जगह इसने एक्स लिख दिया, 65 की जगह एक्स लिख दिया, ऐसे मतलब ये एक्स है, ये एक प्रतीक है वैसे एक्स दर्शाने का। हमें बताना है कि एक्स की जगह क्या आएगा। पहले तो आप मुझे बताओ भाई, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, कुल मिलाकर कितना होता है भाई, कुल मिलाकर होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, 2 के तो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इन तीनों का मिला के ही तो होता है 180, यानी कि ऐसे ही तो होगा कि भाई 45 डिग्री + 65 डिग्री + x डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब आपको करना क्या है, इस 45 को, ये बराबर का चिन्ह है ध्यान रखना, तो इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का है, अब तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से -45 कर दो, या एक काम करो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना आएगा आपका योग, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 65 को और 45 को जोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री + x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब इस 110 को ना इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये 180 में से 110 घटा दो भाई, x डिग्री बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, कितने बचे भाई, 70 डिग्री बचा, ठीक है। तो ये 70 डिग्री का होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक वर्ग में भाई क्या क्या गुण पाए जाते हैं, पहले तो वो देखो। जैसे वर्ग क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं भाई, पाए जाते हैं। समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, समचतुर्भुज जी पाए जाते हैं। आयत के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि आयत में भाई 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मैंने 2 भुजाएं यानी कि समान होती हैं, तो इसमें भाई उपयुक्त सभी होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आपको ये मैथ का सवाल दिया हुआ है, 84,0400 रुपया अंकित मूल्य को वाले मोबाइल को 7,140 रुपये में बेचा जाए तो भाई बट्टा प्रतिशत होगा। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा, मतलब बट्टा प्रतिशत करा है, यानी कि इसने कितनी छूट दी भाई इसको, ठीक है, कितनी छूट दी। तो इसमें देखो करना कुछ नहीं है,
पहले तो आप ये देखो, इन दोनों में अंतर निकालो, यानी कि 8,400 में से आप ना 7,140 को घटाओ भाई, ठीक है। 1,260 रुपया है, यानी कि इसने ना 1260 1260 रुपये क्या कर दिए इसने भाई, कम कर दिए मान लो, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये 1,260 रुपये किस पर कम किए भाई, 1,260 रुपये किस पर कम किए, 84 पर कम किए ना, इंटू 100। तो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 84 का इसमें भाग दे लो, तो ये जाएगा 15% आ जाएगा भाई, ठीक है। ये 100 का हमने गुणा किया है, ये प्रतिशत के लिए गुणा किया है, ये ध्यान रखना। यदि आपको कभी भी प्रतिशत लगाना हो तो 100 का गुणा करना होता है, और प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देना होता है, ठीक है। तो इस बार ध्यान रखना, जितना उसका मूल्य होता है ना, उसी को हम नीचे लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं जितना कम हुआ, मतलब भाई कम हुआ या ज़्यादा हुआ, यहाँ पर कम या ज़्यादा, ठीक है, वो होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा भाई, 15%, ठीक है। चलते हैं 168 पर। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा भाई। बहुलक जानने से पहले भाई आप देखो, इसको क्रमवाइज जचाना होता है। क्रमवाइज कैसे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनती नहीं होती है क्या, इस प्रकार हमें बढ़ते क्रम में ले जाने होता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें छोटी संख्या कौन सी है भाई, छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या। वैसे छोटी संख्या देखने में मतलब नहीं, वो तो माध्य के लिए होता है। आप एक काम करो, बहुलक गिनने में आसानी इसलिए होगी, बताऊं क्यों, क्योंकि देखो आप जैसे 12 है, सबसे छोटी 12 ही है ना, तो 12 एक बार आ गया, 2 बार 12 आ गया, 3 बार 12 आ गया, और 4 बार 12 आ गया। फिर आप 13 को देखो, 1 बार 2 बार, फिर आप 13 लिखोगे, फिर दोबारा 13 लिखो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर 14 देखो, 1 बार और 2 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार और, ठीक है। अब 15 और 16 ये तो एक बार। अब आप ये देखो, अब इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं, इसमें ये ऐसे हो जाएगा भाई, आप एक बार ये 12, एक बार ये 12, एक बार ये 12, तो 1 2 3 4, अब आगा, अब आप मतलब दूसरे गिनना चाहोगे, जैसे 13 का गिनना चाहोगे 1 2, तो इतने में आप 12 का भूल जाओगे। तो आप क्या करना है, इसको क्रमवाइज जचा लेना है, हमेशा ध्यान रखना। माध्यक पूछेगा तो अब ऐसे क्रम जचा कर ना, माध्यक भी पूछ सकता है। बहुलक के बाद में आपको माध्य पूछे ना भाई, माध्य क्या है इसका, तो 12 ऐसे क्रमवाइज जचा के इधर से चलते जाना, इधर से वापस चलते जाना, ठीक है। जो मध्य आएगा ना, वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, इसमें बहुलक पूछा है ना, बहुलक सबसे ज़्यादा बार 12 आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे देखो, आपको कई बार ये होता है, इनका गुणनफल करना है, जैसे 4p और इंटू -8p। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 8 और चौके 32, और माइनस का चिन्ह है ही, और ये p है तो इसका p लगा देते हैं। p नहीं लगाना है हमें, p का स्क्वायर करना है। क्यों करना है, जैसे देखो मैं बताऊँ, आप देखो, यदि आप p का p से गुणा करोगे तो ये p का स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। यदि आप p में p जोड़ोगे ना तो 2p होता है, यानी कि ये जुड़ते हैं आपस में, तब 2p होता है। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो, देखो p इंटू p कर रहे हो, तो इनकी पावर क्या हो रही, जुड़ रही। यदि आप एक बार p और करते हैं, जैसे p एक बार और, ठीक है, 3 बार p होता, तीनों p गुणा करते तो आप p की पावर 3 आता, ठीक है। तो इसमें आप यही गलती करते हो, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर 4p इंटू -8p, तो 8 चौके कितने हो गए, माइनस के 32 हो गए, और p स्क्वायर, ठीक है। 2 बार p आया तो p स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 170, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसका आधार 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भाई, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर होता है, ये क्या है, त्रिभुज का
जैसे रुको मैं आपको इसमें अच्छे से समझाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर मान लो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार और गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। मतलब इस प्रकार होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर में होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर आप ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है भाई? 52 दिया हुआ है, तो 52 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आधार कितना है? 13, तो इसकी जगह आप ना 13 लिख दो, ठीक है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया भाई 13, बच्चा ऊंचाई। तो अब आपको करना क्या है? ये 13 इधर गुणा में है, तो इसको इधर भाग में लिया हो, तो यहाँ पर ये 13 भाग में आ जाएगा। ये इधर भाग में है, ये देखो 1/2 है ना, ये भाग में है 2, ऊपर आ जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52 और 4 दूनी 8, ठीक है। टोटल कितना होगा भाई? 8 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान रखना ये आपकी किताब में सवाल दिया हुआ होगा, आप अच्छे से पढ़ लेना उसमें भी। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई क्या होगी भाई? 171वां सवाल है, इसमें लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की लंबाई पूछा है इसने। तो देखो ये सवाल कैसे होता है, इसमें ना 6a की स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। इधर ये 6 गुणा में है, तो इधर लिया होगा आप भाग में आ जाएगा 6, तो आप 6 को इससे कर दो तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर भाग दोगे तो 150 में 6 का भाग दोगे 25 आ जाएगा। ये देखो अब a स्क्वायर बराबर 25 है, तो अब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि वर्गमूल बोलते हैं जिसे हम, वर्गमूल लग जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई? 5 होता है। तो a बराबर कितना आ गया? 5। a क्या है हमारे पास? लंबाई है। क्या है? घन की भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 5 सही है। 172, 24:x बराबर 12:18 हो तो x का मान होगा भाई। तो देखो आपको इसको किस प्रकार करना है? अनुपात का क्या मतलब होता है? भाग होता है। जैसे a/b लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया? a/b भाग हो गया, ठीक है। इस प्रकार हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है? 24 भाग में x, 12 भाग में 18। अब आपको कुछ नहीं करना, इस x को तो एक तरफ ले आना है, ये नीचे है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, हमें पता है। और इन दोनों को इस तरफ ले आना है, यानी कि संख्याओं को एक तरफ कर लेना। जैसे ये संख्याएं, इनको एक तरफ कर लेना, और ये x है इसको इस तरफ कर देना। तो करना क्या है आपको? सिर्फ कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। 18 इधर भाग में है ना, ये देखो इधर भाग में है ना 18, तो ये ऊपर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये 12 है, ये इधर ऊपर गुणा में है ना, तो ये नीचे भाग में आ जाएगा, यानी कि नीचे चेंज हो जाएगा। जैसे ही बराबर के चिन्ह में विपरीत आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। जैसे इधर 12/18 था, तो इधर आते 18/12 हो जाएगा। और ये x है ना, इस x को ले जाओ इधर ही। तो ये देखो आपको सिंपल सा दोबारा रूल समझा देता हूँ। 12/18, अब इन दोनों को यदि इस साइड लाओगे तो ये संख्याएं चेंज हो जाएगी। तो ये हो गई 18/12 × 24, और ये x इधर आ जाएगा, ऊपर आएगा x, ठीक है। क्योंकि इधर देखो ये भाग में है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इनको आप काट दो आपस में। और 18 दूनी कितने हो गए? क्योंकि ये देखो ये गुणा में है, ये गुणा में चिन्ह है ना। 18 दूनी कितने हो गए? 36। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 सही हो जाएगा। 173 इसमें दिया हुआ है 10 PQ और 20 PQR 30 RP, यानी कि 10 PQ 20 QR 30 RP में सार्वय गुणनखंड क्या होता है? सार्वय गुणनखंड का मतलब होता है इनमें कौन सी संख्या कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है, जैसे देखो आपको कॉमन होने का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 10 PQ है, ये 20 QR है। आप क्या करो, इनके गुणनखंड करो। 10 के भाई क्या गुणनखंड होंगे?
10 का 10 गुणा 1, और ये ब्रैकेट में आप पी क्यू लगा लो एक बार के लिए, ठीक है। 20 का क्या होगा, 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि क्यू आर हो गया, ठीक है। और 30 का क्या हो जाएगा भाई, 10 इंटू 3, क्योंकि 10 या 30 होता है, और आर पी। तो अब इसमें देखो कॉमन क्या है भाई, 10 कॉमन है, इसमें भी 10 कॉमन है, इसमें भी 10 कॉमन है, तो सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हो गया, 10 हो गया। और देखो ये पी क्यू इनमें से कोई कॉमन नहीं है, जैसे पी है वो तीनों में आ रहा है क्या, नहीं भाई, पी तो इस एक में और आ रहा, सिर्फ 2 में पी आ रहे हैं, इसमें पी नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें 10 है ना, वही 12 होगा, तो 10 है ये 12 होगा। 174 मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई, मूल बिंदु, ये ग्राफ आप पढ़ते होंगे, जिसको आप x लिखते हो, इसको आप y लिखते हो, तो इसका ये बिंदु है, ये क्या बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ से आप स्टार्ट करते हो 1 2 3, ऊपर की तरफ भी 1 2 3, तो यहाँ पर मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा 0 और 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें बताओ आप क्या होगा भाई, 5 की पावर 3 यानी कि 5 की घात 3 और 5 की घात 3, इसमें आपको भाग देना है, तो बताओ क्या आएगा। तो इसमें ना 1 आएगा, और वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ, 5 का 5 में भाग दोगे कितना आता है भाई, 1 आता है ना, ठीक है। फिर आप देखो 25 का 25 में 2 कितना आता है, 25 एकम 25 एक ही आता है। अब मुझे ये बताओ 5 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 3 का, ठीक है। तो 5 और 5 25, और 25 पंजे 125, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो 125 होता है ना 5 की पावर 3 का मान, 125 बट्टा 125, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है, ये भाग दिया हुआ है, माइनस नहीं है, तो 125 एकम 125, तो ये 1 आएगा, इसमें ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो 24 का 3/4 क्या होगा भाई, यानी कि 24 फिर उसका गुणा और 3/4, का मतलब गुणा ही होता है, 3/4 यानी कि 3/4। अब आप इनको काट लो, 4 एकम 4, और 4 4 छिकी कितना होता है 24, और 6 तिये, क्योंकि ये देखो 6 है और ये गुणा में है और ये 3 भी है, तो 6 तिये कितने हो गए भाई 18, तो 18 इसमें कहाँ आया हो, ये रहा 18। नेक्स्ट सवाल है, एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है भाई, वह कोण कौन सा होगा। एक कोण जिसका मान अपने पूरक के बराबर है वह 45 डिग्री का होगा। समपूरक 180 डिग्री में होते हैं और पूरक है वो 45 डिग्री 90 में होते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल है 178, यदि x बराबर -3 हो तो व्यंजक 25 - 3x² का भाई मान क्या होगा, आप ये बताओ। तो देखो x बराबर -3 रखना है ना, तो इसमें आप x बराबर -3 रख दो यहाँ पर, तो चलिए हम रख देते हैं, ये 25 हो गया, ये माइनस का ये 3 गुणा, ये माइनस का 3 का स्क्वायर है। अब देखो -3 का स्क्वायर का मतलब, ये मैं इनको अलग करके बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर देखो इसका मतलब हो गया -3 को ना -3 से गुणा करना है, इस स्क्वायर का मतलब हो गया ये -3 वाला, ये अलग रह गया, ये ध्यान रखना ये अलग है। तो पहले इन दोनों का करो, 3 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 9 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आ गया 9। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, तो यहाँ पर अब कितना आ गया, ये स्क्वायर हटा के यहाँ पर आ गया 9। अब 9 तिये कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 था ना, तो 9 तिये कितना होता है भाई 27 होता है। तो ये माइनस के 27 माइनस का चिन्ह है, और ये 25 दिया हुआ है आपको, तो ये 25 लिख दिया हमने। अब 25 - 27 कितने होते हैं ये मुझे बताओ आप, 25 - 27 कितने होते हैं, क्योंकि देखो माइनस का चिन्ह है वो बड़ी संख्या के साथ है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह ही आएगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब आप इसमें से ये 25 कम करो तो कितने बचेंगे भाई, -2 ही बचेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वाला है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी भाई। 42 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मतलब आप जानते हो, ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसका व्यास हो गया पूरा। यदि ये पूरी लाइन खींच दे तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ये कितना सेंटीमीटर का है, 42 का। और यदि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, फिर इसकी त्रिज्या क्या होगी, आधी हो जाएगी, त्रिज्या आधी होगी, तो आधी त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 21 सेंटीमीटर ये हो गया। अब ये पूछ रहा है वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई, ये पाई है पूरा, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर लगाना है आपको, 2 पाई आर। त्रिज्या कितनी है आपकी, 21 है, पाई का मान कितना होगा, 22/7 होता है। तो आपको बस ये सिंपल सा सवाल है। अब इसमें देखो आपको 2 पाई आर बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया भाई, 21। तो अब आप इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये, अच्छा 7 तिये 21, 22/7 इंटू 21, 7 तिये कितने हो गए, 21 हो गए। अब देख लो 22 दूनी कितने हो गए, 44 हो गए, 44 तिये कितने हो गए भाई, 44 तिये हो गए 132। ये ऑप्शन सही होगा, 132 सही होगा, ठीक है। वृत्त की परिधि 180 परिमेय संख्या, तो इसमें ऑप्शन नंबर आरोही क्रम जचाना है, तो आरोही क्रम भाई हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगाओ कि भाई जैसे ये है माइनस का है, फिर ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है 1/3, तो 1/3 है वो प्लस का है, इसका मतलब प्लस क्या हुआ, बड़ा हुआ। माइनस छोटी चीज़ होती है ना, माइनस क्या होता है, माइनस छोटा होता है, तो ये ध्यान रखना। अब 1/3 है वो हमेशा लास्ट में आएगा, बढ़त में ही आएगा, तो पहले माइनस के चिन्ह चलेंगे फिर प्लस के, ये ध्यान रखना। ये होता है आरोही क्रम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, मैथ के प्रश्न थे। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में ना रीजनिंग के क्वेश्चन लाने वाले हैं रीजनिंग के, तो आप ध्यान रखना। और अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अब के लिए धन्यवाद।